हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कांग्रेस तेलंगाना के 12 या 13 लोकसभा हलकों में कामयाब होगी, उत्तम कुमार रेड्डी का दावा। सिविल सप्लाईज और आबपाशी के वजीर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने यकीन जाहिर किया है कि कांग्रेस तेलंगाना के 13 या 14 पार्लिमानी हलकों में कामयाबी हासिल करेगी। वो नलगुंडा पार्लिमानी चुनाव तैयारी मीटिंग से मुखातिब थे। इस जलसे में मुख्तलिफ असेंबली हलकों के 10,000 से ज्यादा कांग्रेसी कारकुनों ने शिरकत की। उत्तम कुमार रेड्डी साबिक में नलगुंडा के रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं। केसीआर की खुसूसी बस की पुलिस ने तलाशी ली। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत सूर्यापेट में काफिले को रोका गया। बीआरएस के सरबराह और साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को दौरे के मौके पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की बुनियादों का सामना करना पड़ा। चंद्रशेखर राव किसानों की फसलों को नुकसान का जायजा लेने के लिए 3 अजला के दौरे पर थे। वो जैसे ही सूर्यापेट जिले में दाखिल हुए, पुलिस ने एडुलापरी तांडा चेक पोस्ट पर उनकी खुसूसी बस को रोक दिया। पुलिस और नीम फौजी दस्ते के अहदेदारों ने बस की मुकम्मल तलाशी ली और बस में मौजूद कायदीन के बारे में इस्तिफ्सार किया। इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदा खातून अहदेदार ने बस के मुआयने की निगरानी की। अहदेदारों ने बस में मौजूद तमाम सामान हत्ता के अशिया खुर्दनोश का भी मुआयना किया। मुआयने के मौके पर बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव बस में ही मौजूद रहे और तलाशी मुहिम के दौरान हुक्काम से मुकम्मल ताउन किया। इस मौके पर सूर्यापेट में चेक पोस्ट पर आवाम की कसीर तादाद जमा हो गई और केसीआर के हक में नारे लगाए। काफिले में मौजूद दीगर गाड़ियों की भी तलाशी ली गई। वाज़ेह है कि असेंबली इंतखाबात के दौरान भी पुलिस ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर केसीआर की खुसूसी बस की तलाशी ली थी। वाज़ेह है कि असेंबली इंतखाबात के दौरान भी पुलिस ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर केसीआर की खुसूसी बस की तलाशी ली थी। वाज़ेह है कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत रियासत भर में तलाशी मुहिम जारी है। चंद्रशेखर राव फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कल अजला के दौरे पर रवाना हुए थे। उन्होंने अपने दौरे के मौके पर कुछ किसानों से बातचीत भी की। केसीआर पहली मरतबा आवाम के दरमियान 3 अजला में फसलों को नुकसान का जायजा। बीआरएस से सीनियर कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत के दौरान पार्टी को बचाने और आवाम के दरमियान पहुंचने के मकसद से साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 3 अजला का दौरा करते हुए हालिया गैर मौसमी बारिश से फसलों को नुकसान का जायजा लिया। बीआरएस के सरबराह ने शदीद गर्मी और सेहत की परवाह किए बगैर अचानक 3 अजला के दौरे के जरिए यह तासुर देने की कोशिश की है कि वो कायदीन के इन्हिराफ से मुतासिर नहीं हुए हैं और आवाम बीआरएस के साथ हैं। केसीआर ने इख्तिदार से महरूमी के बाद अगरचे 2 आम जलसों से खिताब किया था, लेकिन वो पहली मरतबा कायदे अपोजिशन के तौर पर किसानों के दरमियान पहुंच गए। सपोर्टिंग स्टिक के सहारे चलते हुए केसीआर ने जंगांव, सूर्यापेट और नलगुंडा में मुख्तलिफ खेतों का दौरा किया और फसलों को नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि वो हुकूमत से इमदाद के लिए जिद्दोजहद करेंगे। साबिक वज़रा जगदीश रेड्डी, दयाकर राव के अलावा पार्टी अरकान असेंबली और रुकने राज्यसभा संतोष कुमार उनके साथ थे। केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बरखी सरबराही कटी। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव को उस वक्त तलख तजुर्बे से गुजरना पड़ा जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बरखी सरबराही मुनक़ता हो गई। केसीआर 3 अजला जंगांव, भोंगीर और सूर्यापेट में किसानों के फसलों को नुकसान का जायजा लेने के बाद सूर्यापेट में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। केसीआर ने बरखी और पानी के बहरान का हवाला दिया और कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में 24 घंटे बरखी सरबराही अमल में लाई गई, जिसका जिक्र खुद किसानों ने किया है। कांग्रेस हुकूमत बरखी और पानी की सरबराही में नाकाम हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जैसे ही बरखी मुनक़ता हुई, केसीआर ने कहा कि यह हुकूमत की कारकर्दगी का सबूत है। बरखी कब आएगी और कब चली जाएगी कोई बता नहीं सकता। उन्होंने हुकूमत के दावों को मुस्तरद कर दिया। केसीआर ने हैदराबाद में पानी के बहरान का हवाला दिया और कहा कि पहली मरतबा टैंकर्स के जरिए सरबराही की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जबकि बीआरएस दौरे हुकूमत में हैदराबाद में बरखी और पानी की सरबराही का कोई मसला पैदा नहीं हुआ था। मौसम गर्मा के आगाज पर यह सूरत हाल है, आगे क्या होगा इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। राजा सिंह की नाराजगी दूर करने बीजेपी की कोशिश। बीजेपी क़यादत गोशा महल के पार्टी एमएलए राजा सिंह को समझाने की कोशिश कर रही है ताकि इन्हें रियासत के दीगर कायदीन के साथ इख्तलाफात को दूर करते हुए पार्टी की सरगर्मियों में शामिल किया जा सके। तेलंगाना के लिए बीजेपी के लोकसभा इंचार्ज अभय पाटिल ने राजा सिंह से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और हैदराबाद लोकसभा हल्के की उम्मीदवार माधवी लता के हक में मुहिम चलाने के लिए इन्हें दावत दी। बताया जाता है कि बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी से अपने इख्तलाफात की वजह से राजा सिंह बीजेपी उम्मीदवारों की मुहिम से दूर हैं। बताया जाता है कि अभय पाटिल ने राजा सिंह को तयक़ुन दिया है कि उनकी तमाम शिकायतों को दूर कर दिया जाएगा, ताहम वो रियासत भर में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाएं। बस्तियों में साफ सफाई पर जेएचएमसी की तवज्जो मरकूज। साफ सफाई के ताल्लुक से शहर में बढ़ती तशवीश के दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बस्ती एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद घर घर जाकर कचरा जमा करना है और उसे मुनासिब जगह पर ठिकाने लगाना है। हफ्तेवार मनसूबे में न सिर्फ सफाई बल्कि अपनी मदद आप ग्रुप्स की मदद से कॉलोनियों में कचरे का इंतजाम करना और इलाके में सफाई को यकीनी बनाना है। अहदेदारों ने बताया कि पीर को एक बस्ती इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें एक हफ्ते के दौरान साफ सफाई के ताल्लुक से किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। जिन घरों की जानिब से स्वच्छ ऑटो में कचरा नहीं
दिया जा रहा है उनकी निशानदही की जाएगी और उनकी काउंसलिंग करते हुए कचरा स्वच्छ ऑटो टिपर्स के हवाले करने की तरकीब दी जाएगी। इस सिलसिले में मंगल को एक बेदारी रैली निकाली जा रही है जिसमें बस्ती के रहने वालों को बाशऊर किया जाएगा कि साफ सफाई की कितनी अहमियत है और सड़कों पर कचरा फेंकने से किस तरह बीमारियां फैलती हैं। चौथे और पांचवें दिन इलाके को आवाम को शामिल करने के लिए रंगोली के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। अहदेदारों ने बताया कि बस्ती में मौजूद मकानात और दीगर छोटे ताजिरों और ठेला फरोशों की जानिब से भी कचरा फेंका जा रहा है। हफ्ते को ऐसे ताजिरों की निशानदही करते हुए इन्हें कचरे की नक्काशी के बारे में पाबंद किया जाएगा। हफ्ते के आखिरी दिन फिर बस्ती इजलास मुनक्किद होगा जिसमें मुकामी अफराद को जमा करते हुए उनसे अहद लिया जाएगा कि वो अपनी बस्ती को साफ सुथरा रखेंगे। अहदेदारों ने बताया कि शहर के 1333 बस्तियों में बेदारी मुहिम शुरू की गई है और इजलास शुरू किए गए हैं। हैदराबाद में पोलिंग बूथ्स की तादाद सबसे ज्यादा और राय दही का फीसद बहुत कम। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में नवंबर 2023 के सबले इंतखाबात में 5000 ऐसे पोलिंग स्टेशंस की निशानदही की जहां बहुत कम राय दही हुई और इनमें आधे पोलिंग स्टेशन हैदराबाद लोकसभा हल्के में हैं और इसके बाद रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट में हैं। हैदराबाद में 2284 पोलिंग स्टेशन की निशानदही की गई है। इसके बाद रंगारेड्डी में 1166 और मलकाजगिरी में 633 की निशानदही की गई। श्रीलिंगमपल्ली, एलबीनगर और याकुतपुरा असेंबली हल्कों में सबसे ज्यादा तादाद में पोलिंग स्टेशन हैं जबकि राय दही का फीसद सबसे कम है। कुडम श्रीहरि और उनकी बेटी कुडम काव्या की कांग्रेस में शमूलियत। इख्तिदार से महरूमी के बाद बीआरएस पार्टी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। पार्टी के कई सरकर्दा कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत का सिलसिला जारी है और ताज़ा तरीन मामले में साबिक वजीर और बीआरएस के रुकन असेंबली कुडम श्रीहरि और उनकी बेटी डॉक्टर कुडम काव्या ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीआरएस ने कुडम काव्या को वरंगल लोकसभा हल्के से उम्मीदवार बनाया था लेकिन उन्होंने अचानक इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो अपने वालिद कुडम श्रीहरि के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई। बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी कुडम काव्या को वरंगल लोकसभा हल्के से उम्मीदवार बनाएगी। कुडम श्रीहरि जो तेलुगु देशम के सीनियर कायद थे बीआरएस में शमूलियत के बाद केसीआर के बाएतिमाद और फखा में शुमार किए जा रहे थे। हालिया असेंबली चुनाव में श्रीहरि ने स्टेशन घनपुर असेंबली हल्के से कामयाबी हासिल की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ख्यामगाह पर कल सुबह एआईसीसी इंचार्ज तेलंगाना दीपादास मुंशी ने इन्हें कांग्रेस का खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी श्रीहरि और उनकी बेटी की कांग्रेस में शमूलियत का खैर मकदम किया। इस मौके पर एआईसीसी सेक्रेटरी रोहित चौधरी, चीफ मिनिस्टर के मुशीर नरेंद्र रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। रियासत में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के लिए गर्मी की लहर की वार्निंग जारी की है और इम्कान जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात ने बताया कि इस वक्त रियासत में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया है। 3 अप्रैल तक ये 44 डिग्री हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 21 अप्रैल को निर्मल और निजामाबाद में गर्मी की लहर महसूस की जाएगी जहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह 2 अप्रैल को जिन अजला के लिए गर्मी की लहर की वार्निंग जारी की गई है इनमें आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंचिर्याल, निजामाबाद, जगत्याल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, भोपालपल्ली, मुलक, कामारेड्डी, नलगुंडा, सूर्यापेट और खम्मम शामिल हैं। इन अजला के अलावा 3 और 4 अप्रैल को वनपर्ती, नागर कर्नूल, नारायणपेट और महबूबनगर में गर्मी की लहर महसूस की जा सकती है और दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। दरियास्ता शहर में गुज़िश्ता 4 दिनों से दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ रात के दर्जा हरारत में भी इजाफा हुआ है जिसकी वजह से आवाम परेशान हो रहे हैं। बर्क़ी के इस्तेमाल में भी इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से अहदेदारों ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में बर्क़ी का इस्तेमाल रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। महकमा आबरा सानी का कहना है कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में भी ज़बरदस्त कमी हुई है। तलब के लिहाज से पानी सरबराह न होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहदेदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में बर्क़ी और पानी की सरबराही पर मजीद बोझ पड़ने वाला है। महकमा मौसमियात ने बताया कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत में अचानक 10 डिग्री का इजाफा हो गया है। आने वाले दिनों में इसमें मजीद 2 से 3 डिग्री का इजाफा दर्ज किया जा सकता है। सराफा मार्केट में जबरदस्त इजाफा, सोने और चांदी की चमक में इजाफा। आलमी गोल्ड मार्केट की मजबूती की वजह से पीर को मुकामी सराफा मार्केट में तेजी का रुझान है। मुल्क की कई सराफा मार्केटों में 24 कैरेट सोना 69,000 रुपीज फी 10 ग्राम की सतह के करीब या इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के इजाफे की वजह से गुरुग्राम, जयपुर और लखनऊ में 24 कैरेट सोना 69,500 रुपये फी 10 ग्राम की सतह से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह इन शहरों में 24 कैरेट सोना भी 63,750 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर पहुंच गया है। सोने की तरह आज चांदी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। इस इजाफे की वजह से दिल्ली बिलियन मार्केट में आज चांदी 78,600 रुपये फी किलो की सतह पर चल रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 68,590 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 62,890 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटक और तेलंगाना के सराफा मार्केट में भी सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आज इन 2 रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 कैरेट सोना 68,440 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इन दोनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 62,740 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है।
कमर्शियल गैस सिलेंडर 32 रुपए सस्ता, नई शरह नाफिज। नया माली साल 2024-25 21 अप्रैल से शुरू हुआ है। पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने पीर को 19 किलो कमर्शियल गैस की कीमत में 32 रुपए फी सिलेंडर तक कमी कर दी है। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक कमर्शियल गैस की कीमत में कमी के बाद दिल्ली में इसकी कीमत 30 रुपए 50 पैसे कम होकर 1764 रुपए 50 पैसे हो गई है, जो पहले 1795 रुपए में दस्तियाब थी। इसके साथ ही कोलकाता में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 32 रुपए कम होकर 1879 रुपए हो गई है, जो पहले 1911 रुपए थी। मुंबई में इसकी कीमत 1749 रुपए फी सिलेंडर के बजाय 31 रुपए 50 पैसे सस्ती होकर 1717 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसके अलावा चेन्नई में कमर्शियल गैस 1930 रुपए में दस्तियाब है। हेमंत बिस्वा शर्मा के पास इतनी कुव्वत नहीं कि वो एक बच्चा पैदा कर सकें। मेरे 7 बच्चे हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के चीफ और रुकने पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें हेमंता ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल को मशवरा दिया था कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहते हैं तो लोकसभा इलेक्शन से पहले ही कर लें। हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान पर पलटवार करते हुए मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आज मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो एक बच्चा पैदा कर सकें, जबकि मेरे 7 बच्चे हैं, इनमें से एक 40 साल का जवान भी है। अगर मुझे दूसरी शादी करनी होगी तो मैं चीफ मिनिस्टर से पूछूंगा भी नहीं। दरअसल AIUDF के MP बदरुद्दीन अजमल पर सख्त तंज करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने हफ्ते के रोज कहा था कि अगर वो दोबारा शादी करना चाहते हैं तो इन्हें लोकसभा इंतखाबात से पहले ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आसाम हुकूमत बाद में एक साथ सिविल कोड यानी UCC लाएगी। इलेक्शन के बाद UCC नाफिज हो जाएगा और अगर कोई दोबारा शादी करता है तो इसे जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि सबके लिए एक से ज्यादा शादियां गैर कानूनी करार दी जाएंगी। बीजेपी रहनुमा ने कहा कि अगर बदरुद्दीन अजमल इन्हें अपनी शादी में मदऊ करते हैं तो मैं भी इसमें शिरकत करूंगा, लेकिन इलेक्शन के बाद वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कानून सबके लिए यकसा होगा। आसाम हुकूमत ने गुज़िश्ता महीने आसाम मुस्लिम शादियों और तलाक रजिस्ट्रेशन से मुतालिक एक्ट 1935 को मनसूख करने की मंजूरी दी थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि UCC को नाफिज करने वाली उत्तराखंड और गुजरात के बाद आसाम तीसरी रियासत होगी। याद रहे कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल आसाम के धोबरी हल्के से 3 बार रुकने पार्लियामेंट है और इस साल फिर इसी सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूजा और नमाज अपने अपने मुकामात पर रखे जारी। ज्ञानवापी मस्जिद केस पर CGI का हुक्म। पीर 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के तहखाने में इबादत के खिलाफ मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त पर समाअत की। मस्जिद के वकील हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत ने हुक्म पर अमल दरामद के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया, लेकिन हुकूमत ने फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया। हमें हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट इसे फौरी तौर पर रोके। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले पर नोटिस जारी किया और किसी और तारीख पर समाअत का इशारा दिया। ताहम मस्जिद की जानिब से वकील ने अपने दलाइल पेश करते हुए पूजा पर फौरी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि तहखाने का दाखिला जुनूब से और मस्जिद का दाखिला शुमाल से है, दोनों एक दूसरे को मुतासिर नहीं करते। हम हिदायत करते हैं कि फिलहाल दोनों इबादतें अपने अपने मुकामात पर जारी रखें। कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी, इलेक्शन खत्म होने तक इनकम टैक्स वसूली की कार्रवाई पर अदालत ने लगाई रोक। इनकम टैक्स की वसूली के खिलाफ कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। पीर 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जो इसने महकमा इनकम टैक्स के नोटिस के खिलाफ दायर की थी। समाअत के दौरान महकमे ने यकीन दहानी कराई है कि फिलहाल इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकीन को सुनने के बाद इस मामले की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता महकमा इनकम टैक्स की जानिब से पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ने में परेशानी का सामना करना पड़े, इसलिए फिलहाल 1700 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच से दरख्वास्त की कि नोटिस के खिलाफ केस की समाअत इंतखाबात के बाद तक मुलतवी की जा सकती है। कांग्रेस 135 करोड़ रुपए की वसूली के खिलाफ अदालत पहुंची थी। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल को अदालत से जबरदस्त झटका लगा। दिल्ली आबकारी पॉलिसी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार किया था। आज रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद ईडी ने इन्हें दिल्ली के राउस एवेन्यू अदालत में पेश किया। ईडी ने इनकी मजीद रिमांड तलब नहीं की, जिसके बाद अदालत ने इन्हें 15 दिनों के लिए अदालती तहवील में रखने का हुक्म सुनाया, जिसके बाद इन्हें तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। इस केस में पहले ही दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और BRS की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। वो दोनों भी इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने गाजीपुर में मुख्तार के अहले खाना से मुलाकात की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी गाजीपुर में मरहूम मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। यहाँ उन्होंने सोगवार खानदान के अफराद से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी। AIMIM के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी इतवार की रात लोकसभा इंतखाबात में नए इत्तेहाद का ऐलान करने और लखनऊ में अपना दल कैमरावादी से इंतखाबी हिकमत अमली के बारे में मालूमात देने के बाद गाजीपुर जिले पहुंचे। वो मरहूम मुख्तार अंसारी की रिहाइशगाह पर पहुंचे और अहले खाना से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्तार के बेटे उमर अंसारी से काफ़ी देर तक बात की। इसके अलावा उन्होंने भाई अफजल अंसारी से मुलाकात की और मुख्तार की जेल में मौत के बारे में दरियाफ्त किया। इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए अवैसी ने लिखा कि आज वो गाजीपुर में मरहूम मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। इस मुश्किल वक्त में हम उनके अहले खाना, उनके हामियों और चाहने वालों के साथ खड़े हैं।
शेर को पिंजरे में कैद करके धोखे से मार डाला। मुख्तार की मौत पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ने लगाया व्हाट्सएप स्टेटस। साबिक़ एमएलए मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर रियासत में उनके हामियों में अब भी नाराजगी है। लोग इससे मुताल्लिक वीडियोस को लगातार शेयर कर रहे हैं। तहम पुलिस ने किसी भी काबिल एतराज़ पोस्ट को शेयर करने के खिलाफ वार्निंग जारी की थी ताकि माहौल किसी भी तरह से खराब ना हो। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के एक कांस्टेबल ने अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया है। लखनऊ के BKT पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल मोहम्मद फयाज ने व्हाट्सएप पर स्टेटस पोस्ट किया था। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, शेर को पिंजरे में डालकर धोखे से मारा गया। कांस्टेबल मोहम्मद फयाज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन से इन्हें मुअत्तल करने की इजाजत मांग ली है। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता हफ्ते के रोज मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में वाक़ उनके आबाई घर कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, जहां उनके वालिदैन की खबरें पहले से मौजूद हैं। मुख्तार अंसारी के जनाजे में हजारों लोग जमा थे। कई हजार पुलिस एहलकार तैनात थे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सब कुछ पुरअमन तरीके से हो, पुलिस ड्रोन के जरिए लोगों की निगरानी भी कर रही थी। अगरचे सब कुछ पुरअमन तौर पर हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने नारे भी लगाए जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। दर हकीकत मुख्तार की गुज़िश्ता जुमेरात की रात देर गए बांदा सेंट्रल जेल में तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इन्हें अस्पताल लाया गया, जहां इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। मुख्तार की मौत की खबर सामने आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सख्त कर दिया गया। इनके अहल खाना ने इल्जाम लगाया है कि मुख्तार को जेल के अंदर स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली 36 करोड़ गाड़ियों को सड़कों से हटाएंगे, नितिन गडकरी का बयान। हाइब्रिड गाड़ियों पर GST में कमी से मुताल्लिक रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने वादा किया है कि वो मुल्क को 36 करोड़ पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से निजात दिलाएंगे। जब नितिन गडकरी से पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान को पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली कारों से आज़ाद किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि यह 100% मुमकिन है। PTI को दिए गए एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसा करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि ये मेरा मकसद है, मेरा अहद है। गडकरी ने कहा, हिंदुस्तान ईंधन की दरामद पर सालाना 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। अगर ये पैसा बच जाएगा तो इससे किसानों की जिंदगी में तब्दीली आएगी, मुल्क के देहातों में खुशहाली आएगी और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। रोड ट्रांसपोर्ट के वजीर ने मुल्क की सड़कों से पेट्रोल और डीजल कारों को मुकम्मल तौर पर हटाने के लिए टाइमलाइन देने से इनकार कर दिया है। नितिन गडकरी ने कहा कि हाइब्रिड गाड़ियों पर GST को 5% तक कम करने की तजवीज़ है, जबकि फ्लेक्स इंजनों पर GST को कम करके 12% करने की तजवीज़ है। उन्होंने बताया कि यह तजवीज़ वजारत खजाना को भेजी गई है और वजारत इस पर गौर कर रही है। रोड ट्रांसपोर्ट के वजीर ने कहा कि बायोफ्यूल के इस्तेमाल को फरोग देकर ईंधन की दरामद को खत्म किया जा सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट के वजीर ने कहा कि वो 2004 से मुतबादिल ईंधन की वकालत कर रहे हैं और उम्मीद जाहिर की है कि अगले 5 से 7 सालों में इस सिमत में एक बड़ी तब्दीली नजर आएगी। उन्होंने कहा कि इस तब्दीली की तारीख और साल बताना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि यह मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। मक्का मुकर्रमा में ज़ायरीन होटलों के मुसल्लों में नमाज पढ़ें, वज़ारत हज उमरा ने कहा। माह रमज़ान में उम्रे की सादत हासिल करने के ख्वाहिशमंदों की एक बहुत भारी तादाद मक्का मुकर्रमा में मौजूद है, जिसकी वजह से हरम में गुंजाइश का मसला पैदा हो रहा है। वज़ारत हज उमरा ने ज़ायरीन को हिदायत की है कि मस्जिदुल हराम में अजदहाम को कम करने के लिए अपने होटलों के मुसल्लों यानी नमाज के लिए मुख्तस जगह में नमाज पढ़ें। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि जो ज़ायरीन उम्रा और ज़ियारत कर चुके हैं और मस्जिदुल हराम में नमाज़ें अदा कर चुके हैं, इन्हें चाहिए कि वो ईसार का मुजाहरा करते हुए नए ज़ायरीन को मौका दें। वाज़ेह है कि मरकज़ी इलाके के तमाम होटलों मुसल्ले हैं जो मस्जिदुल हराम से जुड़ा हुआ है। भीड़ के वक्त इन मुसल्लों में मस्जिदुल हराम के इमाम की इख्तिदा में नमाज अदा की जाती है। वज़ारत हज उमरा ने ज़ायरीन को हिदायत की है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में गैर मामूली अजदहाम पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें और ज़वाबित की पाबंदी करें। राहदारियों में बैठने से गुरेज करें, रास्ते की रुकावट का सबब ना बने, गैर ज़रूरी सामान बैग्स वगैरह लेकर हरम ना जाएं और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।